अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अप्लाइड केमिस्ट्री में चैप्टर केमिकल इंडस्ट्रीज़ एंड मेटलर्जी स्टडी कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने जो फर्स्ट इंडस्ट्री से स्टार्ट लिया था वो शुगर इंडस्ट्री थी। शुगर इंडस्ट्री का आज हमारा लास्ट लेक्चर है। इससे पहले तीन लेक्चर्स में हमने सबसे पहले देखा था कि सोर्सेज क्या होते हैं शुगर इंडस्ट्री के। फिर हमने देखा कि इसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन को डिस्कस किया था, मीन्स रॉ शुगर मैन्युफैक्चरिंग को हमने डिस्कस किया था। और थर्ड लेक्चर में हमने रिफाइनिंग ऑफ शुगर को डिस्कस किया था कि शुगर जो रॉ शुगर तैयार हो जाती है उसकी रिफाइनिंग किस तरह से की जाती है। आज का ये हमारा जो लेक्चर है शुगर इंडस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर बीट करेंगे। जिस तरह हमने सोर्सेज को डिस्कस किया था, तो सोर्सेज में हमने कहा था कि हमारे पास दो सोर्सेज आते हैं, एक शुगर केन है और एक शुगर बीट है। शुगर केन से शुगर की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर बीट जो है स्टार्ट करेंगे। शुगर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम शुगर बीट, तो इसके भी सेम वही स्टेप्स फॉलो होते हैं। वन बाय वन हम इन स्टेप्स को देखते हैं। फर्स्ट आता है वॉशिंग एंड कटिंग, सेकंड आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, थर्ड आता है क्लैरिफिकेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ जूस, फोर्थ आता है कंसंट्रेशन ऑफ जूस एंड क्रिस्टलाइजेशन, फिफ्थ स्टेप है डीकलराइजेशन, सिक्स्थ स्टेप है क्रिस्टलाइजेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन एंड द लास्ट स्टेप इज ड्राइंग एंड पैकेजिंग। अगर हम इसके स्टेप्स का ओवरव्यू देखें तो तकरीबन तमाम स्टेप्स वही हैं जो हमने केन शुगर केन में फॉलो किए थे। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो तकरीबन दोनों प्रोसेसेस में सेम है, चाहे वो हम शुगर केन से तैयार कर रहे हों या चाहे हम शुगर बीट से तैयार कर रहे हों। एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस जो है वो स्टेप जो है वो डिफरेंट आएगा दोनों प्रोसीजर्स में। नेक्स्ट हम इसकी प्रोसेसिंग को देखते हैं। तो प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हम सोर्सेज को अवेल करेंगे कि शुगर बीट को हमें लेना होगा। शुगर बीट को लेने के बाद हम इसकी वही फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग इसकी वॉशिंग एंड कटिंग करेंगे। आफ्टर वॉशिंग एंड कटिंग जो मेन स्टेप आता है वो है जूस एक्सट्रैक्शन का। तो जूस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है सेकंड स्टेप में, और उसके बाद जो जूस एक्सट्रैक्शन जो हमने जूस एक्सट्रैक्ट किया है उसकी क्लैरिफिकेशन करना ज़रूरी होती है, मींस उसको प्योरीफाई करना ज़रूरी होता है, उसमें जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करना होता है। तो ये स्टेप भी क्लैरिफिकेशन भी वही स्टेप्स फॉलो करेगा, जैसे डेफिकेशन है, कार्बोनेशन है, सल्फाइटेशन है, फिल्ट्रेशन है। तो ये टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, क्लैरिफिकेशन और प्योरीफिकेशन ऑफ जूस होगा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या है, आफ्टर clarifying or purifying the juice, concentration of the juice is done and the crystallization of sugar is obtained. तो फोर्थ स्टेप में कंसंट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन को समअप कर दिया गया एंड द फिफ्थ स्टेप इज द ड्राइंग ऑफ शुगर क्रिस्टल्स एंड लास्ट जो है वो इसकी पैकेजिंग आ जाती है। अब हम फर्स्ट स्टेप पे आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है वो वॉशिंग एंड कटिंग है। जिस तरह हमने शुगर केन की बात की थी, तो शुगर केन में भी फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने उसकी वॉशिंग करना ज़रूरी होता है टू रिमूव डस्ट पार्टिकल्स, लीव्स एंड एक्स्ट्रा मटेरियल। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, हम शुगर बीट को फील्ड से लेने के बाद जो पहला काम करते हैं वो इसकी वॉशिंग करते हैं। तो बीट्स को सबसे पहले क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है, देन उनका वेइंग की जाती है। इसके बाद आ जाता है कटिंग। शुगर केन की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि हम उनको उसकी कटिंग करते हैं पीसेस में, स्मॉल पीसेस में, देन उसको चिप्स की फॉर्म में कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे जब हम शुगर बीट की कटिंग करते हैं तो बीट्स की जो कटिंग होती है ज़्यादातर स्लाइस्ड की फॉर्म में होती है और ये नैरो स्ट्रिप्स बनती हैं, और उसको हम जो हमारी लैंग्वेज है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, उसमें हम उसको कॉसेट्स कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम शुगर बीट की वॉशिंग करते हैं, इसकी वेइंग करते हैं, और आफ्टर वॉशिंग एंड वेइंग beads are sliced into narrow strips called cossets। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है। आफ्टर फर्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस। अब जब शुगर बीट से हम जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जो स्टेप है ये एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस फ्रॉम शुगर केन से डिफरेंट है। एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस फ्रॉम शुगर केन से हम ज़्यादा जो था वो यूज़ करते थे
सीरीज ऑफ रोलर मिल्स को यूज़ करते थे। यहाँ पे जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो है काउंटर करंट डिफ्यूज़र, कि जो हमने शुगर बीट के स्लाइसिस या स्ट्रिप्स तैयार किए हुए हैं उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट कॉन्टिन्यूस काउंटर करंट डिफ्यूज़र में से पास आउट करते हैं। जैसे ही हम इन स्ट्रिप्स को, इन स्लाइसिस को या इन कॉसेट्स को कॉन्टिन्यूस काउंटर करंट डिफ्यूज़र में से पास आउट करते हैं तो क्या होता है, इसमें से जूस एक्सट्रैक्ट हो जाता है और इसका जो पल्प है वो एक साइड पे एक्सट्रैक्ट हो जाता है। जिससे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि कॉसेट्स को जब हम कॉन्टिन्यूस काउंटर करंट में डिफ्यूज़र में ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, जूस सेपरेट हो जाएगा, रॉ जूस एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और जो बाकी उसका पल्प है शुगर बीट का वो सेपरेट हो जाएगा। तो इस सिस्टम के लिए हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। तो टेम्परेचर की जो मेंटेनेंस है वो 70 to 80 डिग्री सेल्सियस तक हमें इसमें टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है, जिससे हम जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास रॉ जूस आता है वो ब्लू ब्लैक कलर का होता है। वहाँ पे हमारे पास ग्रीनिश कलर का शुगर केन में जूस आता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू शुगर बीट कलर जो हमारे पास जूस आएगा वो ब्लू ब्लैक कलर का आता है। और इसमें जो सुक्रोज कंटेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 10 to 12% सुक्रोज कंटेंट्स होते हैं एंड 2 to 3% ऐश कंटेंट्स होते हैं। ऐश में ज़्यादातर मिनरल्स वगैरह आ जाते हैं। मतलब जब हम कॉसेट से रॉ जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कॉसेट्स को जब हम कॉन्टिन्यूस काउंटर करंट डिफ्यूज़र में से पास आउट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की फ्रैक्शंस ऑब्टेन होती हैं। एक हमारे पास आता है रॉ जूस और दूसरा हमारे पास आता है पल्प। रॉ जूस की हमने बात की कि उसका ब्लू ब्लैक कलर होता है, उसमें सुक्रोज कंटेंट्स होते हैं एंड ऐश कंटेंट्स होते हैं। सेकंड जो है ये पल्प है। जिस तरह वहाँ पे हमने शुगर केन में बात की थी कि एक हमारे पास रॉ जूस आता है, दूसरा हमारे पास बगास आता है। तो यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास रॉ जूस आता है, दूसरा हमारे पास पल्प जो है वो आएगा। तो पल्प को फर्दर क्या किया जाता है, इसको डी वाटर किया जाता है, मीन्स उसमें से वाटर को रिमूव आउट किया जाता है। उसके बाद इसको ड्राई किया जाता है इन अ रोटरी ड्रायर। अब जिस तरह वहाँ पे बगास का यूज़ था कि हम उसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते थे, तो यहाँ पे भी क्या है, इनके अपने अपने यूजेस हैं। रॉ जूस जो है वो वही जूस फर्दर यूज़ होता है फॉर शुगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेम लाइक शुगर केन। अब जो पल्प है इसका जो यूज़ है ये यूज्ड एज कैटल फीड, मीन्स मवेशियों के चारे के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। बगास को जिस तरह हम एज अ फ्यूल यूज़ करते थे तो पल्प जो है ये एज अ कैटल फीड यूज़ होता है कि पल्प में से वाटर को रिमूव आउट कर दिया जाता है, उसके बाद इसको ड्राई किया जाता है रोटरी किल्न में और उसके बाद इसको एज कैटल फीड के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब ये एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें जस्ट एक्सट्रैक्शन फिनोमिना तक है कि सबसे पहले क्या होता है, बीट स्लाइसिस की स्टोरेज की जाती है, इसके बाद इनकी वॉशिंग की जाती है। अब इसमें जब वॉशिंग की जाती है तो वॉशिंग में आपको ऊपर की तरफ रेड कलर की पाइप नज़र आ रहा है और नीचे की तरफ आपको ग्रे कलर का पाइप सा नज़र आ रहा है। तो ग्रे कलर का जो पाइप है ये असल में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर कंडेंसेट है, जो वाटर कंडेंसेट होके आ रहा है उसको दिखाया गया है। और इस तरह से बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होती है, बीट सॉइल को रिमूव आउट किया जाता है। बाकी जो वॉशिंग के बाद जो स्लाइसिस हैं उनको फर्दर कॉसेट मिक्सर की तरफ मूव आउट कर दिया जाता है। अब कॉसेट मिक्सर क्या करता है, ये दो तरह के काम करता है। ये एक तो रॉ जूस को एक्सट्रैक्ट करता है, दूसरा ये पल्प को जो है वो सेपरेट आउट करता है। तो नेक्स्ट आपको डार्क जो रेड कलर में पाइप नज़र आ रहा है इसमें एक्सट्रैक्शन जूस मूव कर रहा है और जो हॉलो आपको रेड कलर की ट्यूब नज़र आ रही है इसके थ्रू पल्प जो है वो नीचे इकट्ठा हो रहा है। तो यही जो आपको डार्क रेड कलर में रेड कलर के पाइप में एक्सट्रैक्शन जूस नज़र आ रहा है, इस जूस को ही फर्दर हम यूज़ करते हैं फॉर शुगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब थर्ड स्टेप आ जाता है क्लैरिफिकेशन और प्योरीफिकेशन ऑफ जूस। क्लैरिफिकेशन और प्योरीफिकेशन ऑफ जूस सेम स्टेप्स पे कंसिस्ट होता है। यहाँ पे जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जूस वो ब्लू ब्लैक कलर का होता है और इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इन सब इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना होता है और जिस स्टेप के ज़रिए से हम इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव आउट करते हैं उसको हम क्लैरिफिकेशन और प्योरीफिकेशन ऑफ जूस करते हैं। अब ये फॉलोइंग स्टेप्स पे कंसिस्ट होता है। फर्स्ट स्टेप इसमें डेफिकेशन है, सेकंड स्टेप इसमें कार्बोनेशन है, थर्ड स्टेप इसमें फिल्ट्रेशन है एंड द फोर्थ स्टेप इज़ द सल्फाइटेशन। कि जो जो इम्प्योरिटीज़ इसमें रिमूव करनी होती हैं उनको हम वन बाय वन इन स्टेप्स के थ्रू
सेपरेट आउट करते हैं, जिस तरह हमने शुगर केन में किया था। अब जितनी इम्प्योरिटीज़ आती हैं उनको वन बाय वन हम इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए रिमूव आउट करेंगे, और इस तरह से हम अपने रॉ जूस को क्लैरिफाइड या प्योरीफाइड जूस जो है वो बनाएंगे, यानी कि रिफाइंड जूस बनाएंगे, जिससे हम शुगर को तैयार कर सकें। अब फर्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, डेफिकेशन। डेफिकेशन में हमने क्या किया था कि एक्सेस डेफिकेशन में हमने लाइम को ऐड किया था शुगर केन प्रोसेस में। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ लाइम को ऐड करते हैं टू रिमूव अनडिज़ायरेबल इम्प्योरिटीज़। सेकेंड स्टेप हमारा आ जाता है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवाते हैं और उसके थ्रू जितना एक्सेस लाइम है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स वो सेपरेट आउट हो जाता है। इसके बाद जो है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किया जाता है कि जितने प्रेसिपिटेट्स बने हैं, मतलब उस जूस के मिक्सचर को जिसमें हमारे पास इम्प्योरिटीज़ भी हैं, मींस प्रेसिपिटेट्स भी हैं और उसमें जूस भी है, उसको फ़िल्टर आउट किया जाता है। जैसे ही हम उसको फ़िल्टर आउट करते हैं तो हमारे पास फिल्ट्रेट आता है जिसमें सिर्फ हमारा जूस होगा, और जो कार्बोनेशन के ज़रिए से इम्प्योरिटीज़ रिमूव हुई हैं और जो डेफिकेशन के ज़रिए से इम्प्योरिटीज़ रिमूव हुई हैं वो फिल्टर पेपर पे रह जाएंगी, या जो भी हम सोर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें रह जाएंगी, और नीचे हमारे पास जूस क्लैरिफाइड आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाता है सल्फाइटेशन। सल्फाइटेशन में हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं और इसके नतीजे से हम अपने जो हमारा जूस है उसको ब्लीच्ड करते हैं, उसके कलर को रिमूव करते हैं, और यहाँ भी हमारे पास प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको फिल्ट्रेशन के ज़रिए से रिमूव आउट कर लिया जाता है। तो ये 4 स्टेप्स हैं, डेफिकेशन, कार्बोनेशन, फिल्ट्रेशन एंड सल्फाइटेशन, जिसके ज़रिए से हम अपनी इम्प्योरिटीज़, अनडिज़ायरेबल इम्प्योरिटीज़ को, एक्सेस लाइम को और जो एक्सेस लाइम है उसको हम रिमूव आउट कर सकते हैं वन बाय वन, एंड जो कलर है उसको भी हम कुछ हद तक इसमें से रिमूव आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कंसंट्रेशन, 4th स्टेप, कि आफ्टर रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ या आफ्टर क्लैरिफाइंग और प्योरीफाइंग द जूस, नेक्स्ट स्टेप इज़ द कंसंट्रेशन। अब प्योरीफाइड जूस को जो है हम मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में से पास आउट करते हैं टू कंसनट्रेट द प्योरीफाइड जूस, कि जब हमने जूस को क्लैरिफाई कर लिया, उसको प्योरीफाई कर लिया, इसमें से इम्प्योरिटीज़ रिमूव आउट हो गई, तो अब हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम इस जूस को कंसनट्रेट करें ताकि हम इसको क्रिस्टलाइजेशन की तरफ ले जा सकें। तो इस मकसद के लिए क्या करना होता है, हमें इसमें से एक्सेस वाटर को रिमूव आउट करना होता है। एक्सेस वाटर को रिमूव आउट करने के लिए हम मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर भी यूज़ करते हैं, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और वैक्यूम पैन्स भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो प्योरीफाइड जूस है उसको हम मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में से गुजारते हैं, उससे कंसनट्रेटेड कैल्शियम आयंस जो होते हैं कंसनट्रेट हो जाते हैं, और ये इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट सेपरेट आउट हो जाते हैं। अब प्योरीफाइड जूस इज़ कंसनट्रेटेड टू अबाउट 60% सुक्रोज कंटेंट्स। हमने कहा था कि इसमें 10 to 12% सुक्रोज कंटेंट्स होते हैं, और जैसे ही हम इसको प्योरीफाई कर लेते हैं और इसकी कंसनट्रेशन स्टार्ट करते हैं, तो कंसनट्रेशन करने पे हमारे पास सुक्रोज कंटेंट्स जो हैं वो 10 to 12% से इंक्रीज़ होकर 60% तक हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा 5th स्टेप है वो है डीकलराइजेशन। डीकलराइजेशन जिस तरह से डीकलराइज नाम से ही क्लियर है कि हम इसका कलर रिमूव आउट करते हैं, तो यहाँ पे डीकलराइजेशन करवाने के लिए हम काउंटर करंट एक्टिवेटेड कार्बन सिस्टम यूज़ करते हैं। ये डीकलराइजेशन को हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे जस्ट हम यही बताएंगे कि हम डीकलराइजेशन सिस्टम कौन सा यूज़ करते हैं, और उससे कलर को जो है वो रिमूव आउट करेंगे, क्योंकि इसको हम डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं। इससे क्या होता है, कलर रिमूव हो जाता है और कुछ इम्प्योरिटीज़ जो अनडिज़ायरेबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी जूस में से रिमूव आउट हो जाएंगी। तो डीकलराइजेशन हमारी आफ्टर डीकलराइजेशन नेक्स्ट स्टेप इज़ द क्रिस्टलाइजेशन एंड द सेंट्रीफ्यूगेशन, कि जब हम अपने प्योरीफाइड सिरप में से प्योरीफाइड जूस में से हम उसकी कंसंट्रेशन परफॉर्म कर लेते हैं, और कंसंट्रेशन करने के बाद हम उसको डीकलराइज कर लेते हैं, उसका कलर और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव आउट कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें हम क्रिस्टल्स की फॉर्मुलेशन करवाते हैं और उसके बाद हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन में से पास आउट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप में से पास आउट करते हैं। तो जो हमारे पास थिक जूस आता है आफ्टर कंसंट्रेशन के नतीजे में हमारा जो प्योरीफाइड जूस होता है उसको हम
कंसनट्रेट कर लेते हैं, उससे हमारे पास थिक जूस आता है। उस थिक जूस की हम डीकलराइजेशन करवाते हैं, जिसके ज़रिए से हम उसमें से कलर को और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव आउट कर देते हैं। तो आफ्टर डीकलराइजेशन दिस थिक जूस इज़ ब्रॉट टू क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म करने के लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे पास जो थिक जूस आया है उसमें से हम वाटर को एवापोरेट कर दें। तो फॉर एवापोरेशन हम मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर को यूज़ करते हैं और वैक्यूम पैन्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एवापोरेशन करवाने के लिए वैक्यूम पैन्स को यूज़ करते हैं, जिससे हमारा थिक जूस जो है उसमें से वाटर, एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव आउट हो जाता है और वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स जो है वो हमारे पास अब ऑब्टेन होना शुरू हो जाता है। जब ये थिक जूस जो है वो ग्रेन्स की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है तो इस थिक मिक्सचर को हम नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप की तरफ लेके जाते हैं और इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फिलर में से पास आउट करते हैं। जिस तरह हमने शुगर केन प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन जब किया था तो उसमें हमने अपने सिरप को एंड पे सेंट्रीफ्यूगल फिलर में से पास आउट किया था। तो हमारे पास दो तरह की फ्रैक्शंस ऑब्टेन हुई थी, मोलेसिस एंड द क्रिस्टल्स। तो यहाँ भी हम अपने इस थिक मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूगल फिलर में से पास आउट करते हैं तो उससे हमारे पास दो ही फ्रैक्शंस ऑब्टेन होती हैं, एक हमारे पास क्रिस्टल्स आते हैं और दूसरा हमारे पास सिरप आता है। ये दोनों फ्रैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ वेट या मास या डेंसिटी की बेस पे सेपरेट आउट होती हैं। तो क्रिस्टल्स जो है वो वन साइड सेपरेट हो जाते हैं एंड द सिरप जो कि मोलेसिस है वो ऑन द अदर साइड जो है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं आफ्टर पासिंग थ्रू सेंट्रीफ्यूगल फिलर। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है विच इज़ द ड्राइंग एंड पैकेजिंग। अब जब हमारे पास क्रिस्टल्स सेपरेट आउट हो जाती हैं तो इन क्रिस्टल्स की फर्दर वॉशिंग की जाती है टू रिमूव एक्सेस मटेरियल। देन इन क्रिस्टल्स को ड्राई किया जाता है इन अ ग्रैन्युलेटर जिसमें प्रॉपर ग्रेन्स हमारे पास आ जाते हैं और आफ्टर ड्राइंग दीज शुगर क्रिस्टल्स आर पैक्ड इन अ पैकेजिंग फॉर्म। तो लास्ट स्टेप में हम शुगर जो हमने तैयार कर ली वाइट शुगर उसको हम प्रॉपर पैकेजिंग फॉर्म में लेके आते हैं। तो यहाँ तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ओवरऑल कंप्लीट। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास इस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर के नतीजे में कौन कौन से प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। तो इस स्टेप को हम ओवरव्यू इसका एक देखते हैं। हम शुगर बीट को लेते हैं और उसमें हम फर्दर स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम वॉशिंग एंड कटिंग करते हैं, उसके बाद हम जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं और आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस दिस जूस इज़ क्लैरिफाइड और प्योरीफाइड एंड देन इट इज़ कंसनट्रेटेड। After concentration of the juice, the color and the impurities are removed by decolorization step, and then these are brought to the crystallization step. क्रिस्टलाइजेशन में हम प्रॉपर ग्रेन्स की फॉर्म में क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करते हैं और हमारे पास ग्रेन्स और थिक मिक्सचर आता है। इस मिक्सचर को हम सेंट्रीफ्यूगल फिलर में से पास आउट करते हैं, मींस इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप में से गुजारते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप में से गुजारने के बाद हमारे पास दो तरह की फ्रैक्शंस ऑब्टेन होती हैं। एक हमारे पास आती हैं शुगर क्रिस्टल्स और दूसरा हमारे पास सिरप आता है जिसको हम मोलेसिस कहते हैं। अब इसमें जो शुगर क्रिस्टल्स हैं ये हमारी मेन प्रोडक्ट हैं जो कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाना चाह रहे थे। नेक्स्ट जो हमारी मोलेसिस है ये हमारी बाय प्रोडक्ट है। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट तो वो चीज़ होती है जो हम अपने रिएक्शन के नतीजे में बनाना चाह रहे हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी डिमांड है। अब उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी साथ में या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बनती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट। वो यहाँ पे हमारे पास मोलेसिस आएगा। इनका भी फर्दर यूज़ होता है, मोलेसिस का भी। तो यहाँ पे हमारी मेन प्रोडक्ट जो है वो शुगर क्रिस्टल्स हैं एंड द बाय प्रोडक्ट आर द मोलेसिस और सिरप। यहाँ पे हमने ओवरऑल हमारी इंडस्ट्री कंप्लीट हो जाती है और जब भी हमारी इंडस्ट्री कंप्लीट होती है तो लाजमन हमें एंड पे उसकी फ्लोशीट डायग्राम को बनाना होता है, उसको ड्रॉ करना होता है। इंडस्ट्री के साथ की मस्ट है कि आपने उसकी फ्लोशीट डायग्राम को लाजमी ड्रॉ करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो लास्ट हम आ जाते हैं इसकी फ्लोशीट डायग्राम पे। अब फ्लोशीट डायग्राम पे हमने जितना प्रोसेस डिस्कस किया है उसको हम एक फ्लो चार्ट की मदद से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम शुगर बीट को लेते हैं। इसके बाद शुगर बीट को फील्ड से लिया। इसके बाद जो फर्स्ट स्टेप इसका आता है वो है वॉशिंग एंड कटिंग। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम शुगर बीट को प्रॉपर स्लाइसिस की फॉर्म में, स्ट्रिप्स की फॉर्म में उसको सबसे पहले हम उसको वॉश करते हैं और वॉश करने के बाद वॉशिंग हम इसलिए करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया, टू रिमूव डस्ट एंड एक्सेस मटीरियल, वेस्ट मटीरियल, टू रिमूव डस्ट एंड एक्सेस वेस्ट मटीरियल। इसके बाद हम इसकी कटिंग पे आते हैं। तो कटिंग हम इसकी प्रॉपर स्लाइस की फॉर्म में करते हैं। तो आफ्टर वॉशिंग एंड कटिंग नेक्स्ट स्टेप इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस।
अब एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस में हम क्या है, जो कॉसेट्स या जो स्लाइसेस हमने कट किए शुगर बीट के, उसको हम काउंटर करंट डिफ्यूज़र में से पास आउट करते हैं। तो उसके नतीजे में हमारे पास दो तरह की फ्रैक्शंस आती हैं, एक हमारे पास रॉ जूस आता है और एक हमारे पास पल्प आता है। अब ये रॉ जूस जो है, इससे हम फर्दर क्या है शुगर क्रिस्टल्स को फॉर्मुलेट करते हैं। पल्प जो है वो एज कैटल फीड के तौर पर यूज़ होता है। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो थर्ड स्टेप में हम जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आता है, विच इज़ द क्लैरिफिकेशन ऑफ जूस। अब क्लैरिफिकेशन ऑफ जूस की अगर हम बात करें तो क्लैरिफिकेशन में हमने स्टेप्स को डिस्कस किया था कि इसमें डेफिकेशन है, इसमें कार्बोनेशन है, फिल्ट्रेशन है, सल्फाइटेशन है। डेफिकेशन में हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक्स ऑर्गेनिक्स इम्प्योरिटीज़ को रिमूव आउट करते हैं। कार्बोनेशन में हम अक्सर डेफिकेशन स्टेप में हम लाइम को ऐड करते हैं, और इनऑर्गेनिक्स ऑर्गेनिक्स इम्प्योरिटीज़ को हम रिमूव करते हैं। कार्बोनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाता है और इसके नतीजे में एक्सेस लाइम को रिमूव आउट किया जाता है, जो कि प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में आते हैं, तो उसको हम फिल्टर कर लेते हैं। अब सल्फाइटेशन में हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं और एक्सेस लाइम को रिमूव करते हैं। इसके अलावा जो सल्फर है वो एक्ट्स एज अ गुड ब्लीचिंग एजेंट, तो ये कुछ जो है वो कलर भी रिमूव करता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इसकी अपनी सल्फर की बैड स्मेल होती है, तो ये अपनी बैड स्मेल जो है वो जिसमें इम्पार्ट कर देता है। तो ये कुछ लिमिटेशन और बेनिफिट्स इसके साथ साथ चलते हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन ऑफ जूस है, जिसमें हम डेफिकेशन, कार्बोनेशन, सल्फाइटेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। अब क्लैरिफिकेशन ऑफ जूस के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कंसंट्रेशन, कि जब हमने जूस को प्योरीफाई कर लिया, रॉ जूस को हमने प्योरीफाई कर लिया, उसको क्लैरिफाई कर लिया, तो नेक्स्ट हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कंसंट्रेट करते हैं to obtain the crystals. तो first after clarification of juice concentration is performed and the after concentration this juice is decolorized, कि जितना इसमें जो कलर आ रहा है और जो कुछ इम्प्योरिटीज़ बाकी रह गई हैं उसको हम डीकलराइजेशन स्टेप में रिमूव आउट करते हैं, और इसके लिए हम रीएक्टिवेटेड काउंटर करंट, रीएक्टिवेटेड कार्बन सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं। अब जब हमारी क्रिस्टल्स में से कलर भी रिमूव हो गया, इनऑर्गेनिक्स ऑर्गेनिक्स इम्प्योरिटीज़ भी रिमूव आउट हो गई, तो लास्ट स्टेप जो आता है, जो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें हम प्रॉपर ग्रेन्स की फॉर्म में उसको शुगर को जो है उसको लेके आते हैं, सुक्रोज कंटेंट्स को लेके आते हैं। तो ये स्टेप हमारा क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। इसमें हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन में से हम इसको पास आउट करते हैं, तो हमारे पास दो तरह की फ्रैक्शंस आती हैं, एक हमारे पास मोलेसिस आते हैं और एक हमारे पास शुगर आती है। अब जब हम शुगर क्रिस्टल्स को ऑब्टेन कर लेते हैं तो लास्ट स्टेप जो इसका आता है वो है ड्राइंग एंड पैकेजिंग। तो यहाँ पे हम जो क्रिस्टल्स हम ग्रेन्स की फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं उसको फर्दर हम उसकी वॉशिंग करते हैं, उसकी ड्राइंग करते हैं, देन उसको प्रॉपर पैकेजिंग फॉर्म में लेके आते हैं। तो एट दी एंड मार्केट में जो है वो शुगर इस फॉर्म में अवेलेबल होती है कि उसको हम प्रॉपर पैकेजिंग फॉर्म में लेके आते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है ओवरऑल शुगर इंडस्ट्री जो है वो शुगर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम शुगर बीट जो है वो कंप्लीट होती है, और इसका हमने एक फ्लो चार्ट की हेल्प से भी देखा कि किस तरह हम शुगर बीट से लेके उसको शुगर फॉर्मुलेशन तक लेके आते हैं और उसकी किस तरह से प्रॉपर पैकेजिंग होती है। तो यहाँ आज इस लेक्चर तक हमारी जो ओवरऑल शुगर इंडस्ट्री है वो कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमारे दो मेन सिलेबस कंटेंट्स थे कि एक हमने शुगर प्रोड्यूस करनी है फ्रॉम शुगर केन और दूसरी हमने शुगर मैन्युफैक्चर करनी है फ्रॉम शुगर बीट। तो इसमें हमारे दोनों टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और शुगर इंडस्ट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। तो हमारी टोटल 6 इंडस्ट्रीज़ में से एक इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट इंडस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो है शुगर इंडस्ट्री का ओवरऑल टॉपिक वो कंप्लीट होता है।